जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 7 तक देख चुके हैं। और जिन लोगों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो नहीं देखा है, जाके देख लीजिएगा। मेरे चैनल का क्या नाम है? उरांव सर ट्यूटोरियल। अभी वर्तमान में हम लोग 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसी क्रम में ये क्या है? ये 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। और आपको बता दें कि इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। काफ़ी सिलेक्टेड करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपकी जो आगामी परीक्षा होने वाला है, जैसे झारखंड उत्पाद सिपाही का, झारखंड पुलिस का, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन या सेम टू सेम यही क्वेश्चन हूबहू देखने की मिल सकती है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपके आगामी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो ये आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैसे कल आपको एक न्यूज़ बताए थे, उसी न्यूज़ को आज रिपीट बता देते हैं ताकि आपको पढ़ने में जो है जोश जुनून बना रहे। जैसे आपको बताए थे कि हिंदुस्तान पेपर में क्या दिया है कि 23,000 से ज़्यादा आपका क्या है, झारखंड प्रदेश में पुलिस विभाग में नियुक्ति होने वाली है। जिसमें कौन-कौन सा पद है? तो आपको बता दें कि चतुर्थ वर्गीय पद से लेके इंस्पेक्टर तक का पद है। यानी कि सभी टाइप के सभी लोगों के लिए वहाँ पर पद खाली है। और 23,000 का जो है पद कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं होता है। यहाँ जो भी स्टूडेंट थोड़ा-सा भी सीरियस है, उसका क्या है, नियुक्ति होना एकदम पूरा संभावना बनता है। तो चलिए हम तो शुरू कर दिए हैं, आप लोग भी शुरू कीजिए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन पूरा सिलेक्टेड है, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे है? पहला है बाल विवाह, दूसरा है नक्सलवाद, तीसरा है जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी, चौथा है पार्कों की सफाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्सलवाद। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध आपका नक्सलवाद से है और यह बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों की सफाई हेतु चलाया गया था। आपके दिमाग में यह आना स्वाभाविक है कि सर बूढ़ा पहाड़ कहाँ है? तो बूढ़ा पहाड़ जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में। और यह एरिया क्या है, अति नक्सलवाद से ग्रसित है, जिसको समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। अब बात ये आता है कि लातेहार जिला कब बना है सर? तो ये बना है आपका 2001 ईस्वी में। अब ये बूढ़ा पहाड़ से संबंधित और एक चीज़ आपको याद आना चाहिए कि लातेहार जिला में ही आपका क्या है, बूढ़ा घाघ है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको लोध जलप्रपात भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में किस नदी द्रोणी पर चांडिल बांध स्थित है? पहला है अजय नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी। यानी कि सीधी सी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चांडिल बांध आपका किस नदी पर है? ये हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी। तो पहले चलते हैं हम लोग चांडिल बांध की ओर, फिर हम लोग स्वर्ण रेखा नदी पर भी आएंगे और बाकी नदी के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चांडिल बांध जो है आपका सरायकेला जिला में है। कहाँ है? सरायकेला जिला में है। और चांडिल बांध क्या है? एक पर्यटक स्थल है। यहाँ नौका विहार के लिए आप जा सकते हैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य है। मेरा शॉर्ट वीडियो में इसका हम फ़ोटो या वीडियो डाले हुए हैं। अब सरायकेला की बात की जाए तो सरायकेला जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। कब? 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? खरकई नदी के किनारे स्थित है। साथ ही आपको बता दें कि सरायकेला को छऊ नृत्य के लिए छऊ नृत्य का उद्गम स्थल भी माना जाता है। किसका? छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। अब बात करेंगे हम लोग स्वर्ण रेखा नदी की, तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गाँव है। कहाँ है? रांची का नगड़ी गाँव। और ये जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब क्या होता है? कुआँ का ही छोटा रूप को चुआ बोलते हैं। इतना याद है। साथ ही आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा नदी पर ही, इस स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। साथ ही आपको ये बता दें कि स्वर्ण रेखा और आपका खरकई, खरकई नदी के संगम में ही आपका क्या है, जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अब बाकी विकल्प को भी देख लेंगे। ये तो हो गया आपका इसका आंसर। अजय नदी की बात किया जाए तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर। और मुंगेर कहाँ है? तो ये आपका बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ये आपको याद रखना है।
उत्तरी कोयल की बात किया जाए तो ये भी आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है, अर्थात ये भी आपका रांची के पिस्का से निकलता है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन कौन है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी का नाम है आपका औरंगा। क्या है? औरंगा। औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदी है, अमानत। साथ ही आपका बूढ़ा नदी भी क्या है? उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। इसीलिए अगर आपको बूढ़ा घाघ या लोध जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी पर है ऐसा अगर लिखता है तो वो भी सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? टोरी है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी जो है आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। और ये झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही झारखंड का सबसे लंबी नदी भी है। और ये झारखंड में इसकी लंबाई कितनी है? तो 290 किलोमीटर। कितनी है? 290 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। साथ ही दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है लोहरदगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला झारखंड का जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। झारखंड का गढ़वा जिला क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन-कौन? तो एक हो जाएगा आपका गढ़वा, ये गढ़वा बोलते हैं। एक हो जाएगा आपका बिहार, एक हो जाएगा बिहार और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गढ़वा जो है आपका उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला झारखंड का जिला है। इतना आपको याद होना चाहिए। आपको पता है कि झारखंड का आकार कैसा है? तो चतुर्भुजाकार है। कुछ इस प्रकार है झारखंड का मैप, ठीक है? जिसमें झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ और आपका उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की एकमात्र कौन सी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? पहला है दामोदर नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है उत्तरी कोयल नदी, चौथा है मयूराक्षी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी स्वर्णरेखा नदी। झारखंड का स्वर्णरेखा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके क्या है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है रांची का नगड़ी गांव है। कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव। और जिस जगह से निकलता है उसको क्या कहते हैं? रानी चुआ कहते हैं, रानी चुआ कहते हैं। और इस स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इस स्वर्णरेखा नदी प्लस खरकई नदी, ये दोनों नदी के संगम में आपका क्या है? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और जमशेदपुर शहर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? तो 1990 ईस्वी में। बाकी नदियों के बारे में तो बता चुके हैं, थोड़ा सा हम बता देते हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। तो मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? मोर नदी। और इस नदी के किनारे ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। और किस जिला में लगता है? तो दुमका जिला में लगता है। ठीक है। अब ये आपको ये भी जानना जरूरी है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ है? त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी है आपका किस जिला में है? तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, दूसरा है महुआ टांड अभ्यारण्य लातेहार, तीसरा है लवालोंग अभ्यारण्य चतरा जिला और चौथा है उधवा पक्षी विहार कोडरमा। तो इसमें 3 जो है बिल्कुल सही मिलान किया हुआ है और एक गलत है। जो गलत है उसको हम लोग को क्या करना है? पहचानना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उधवा पक्षी विहार जो है आपका कोडरमा में नहीं है। तो कहाँ है आपका उधवा पक्षी विहार? आपका साहेबगंज जिला में है। कहाँ है? साहेबगंज जिला में है। ठीक है। और साहेबगंज जिला बना है
1983 ईस्वी में। और झारखंड का एकमात्र जिला है आपका कौन? साहेबगंज, जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और साहेबगंज इलाका में ही आपका क्या है? साहेबगंज इलाका में ही आपका क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी है। और राजमहल की पहाड़ी में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और ये काली मिट्टी किसके लिए बेहतरीन है? तो कपास की खेती के लिए बेहतरीन है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा कोडरमा नहीं, साहेबगंज। देखिए, जहाँ ज़रूरत है हम एक्सप्लेन करेंगे ही, ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उन लोग को लगता होगा कि सर बेकार का फेंकते रहते हैं, लेकिन ये आप लोग के लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग जो बता रहे हैं उसको अक्षरशः ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधनों में प्रथम स्थान रखता है? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। यानी कि कोयला संसाधन में पूरे भारत में झारखंड का जो स्थान है क्या है? सबसे पहले स्थान में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड हमारा जो है कोयला के अलावा और भी अन्य संसाधनों, खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए झारखंड को क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये रूर प्रदेश जो है, जर्मनी का एक जगह है रूर प्रदेश, वहाँ से इसका नामकरण रूर प्रदेश पड़ा है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में भारत के किस अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है? पहला है कोयला, दूसरा है तांबा, तीसरा है लो अयस्क, चौथा है बॉक्साइट। यानी कह रहा है कि खनिज जो है संसाधन का, किस खनिज संसाधन का उत्पादन झारखंड 26% करता है, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क का। ठीक है, किसका? लौह अयस्क का। तो झारखंड में भारत के लौह अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पहला है मंडल, दूसरा है पुंडरीक, तीसरा है कांकचोल, चौथा है कुकुट देश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देने से पहले आपको बता दें कि कौटिल्य क्या ही और क्या नाम है? एक नाम है आपका चाणक्य। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त कहा जाता है। यानी कि एक ही व्यक्ति के 3 नाम है। ठीक है, इनके द्वारा एक किताब लिखा गया है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ये अर्थशास्त्र। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये इकोनॉमी पर आधारित है, नहीं, ये जो अर्थशास्त्र है आपका राजनीति पर आधारित है। किस पर? राजनीति पर आधारित है। और इस पुस्तक में झारखंड को किस नाम से बुलाया गया है, वो कहना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुकुट देश कहा गया है। क्या कहा गया है? कुकुट देश कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था? पहला है छज्जू मलिक, दूसरा है मलिक बया, तीसरा है हसरत मोहानी, चौथा है शाहिस्ता खान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, छज्जू मलिक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? छज्जू मलिक। और छज्जू मलिक ने नागवंशी राजा को कर देने के लिए विवश किया था, ये आपको याद रखना है। अब नागवंशियों की बात की जाए तो नागवंश का स्थापना झारखंड में कब हुआ था? तो 64 ईस्वी में, यानी कि प्रथम शताब्दी में। किसने की थी? तो फनी मुकुट राय ने। किसने? फनी मुकुट राय ने की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नागवंशी शासक। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? पहला आदिवासियों से बेगारी करवाना, दूसरा है छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, तीसरा है गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसुल्की, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसुल्की। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर जो 3 कारण बताए गए हैं, कारण सभी के सभी थे, लेकिन तत्कालिक कारण कह रहा है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से की गई बदसुल्की। अब ये कोल विद्रोह की बात हो रहा है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व बुधु भगत ने किया था। किसने? बुधु भगत ने। कभी कभी आपको ये भी पूछ देता है कि बुधु भगत कहाँ के रहने वाले थे तथा इसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बुधु भगत जो है आपका रांची जिला के रहने वाले थे। रांची जिला के चान्हो प्रखंड, कौन सा? चान्हो प्रखंड के आपके सिला गांव के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। और इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1792 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। किसका? बुधु भगत का। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैर आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि देवघर स्थित बैजनाथ धाम मंदिर के निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? पहला है राजा दलेल सिंह, दूसरा है राजा बसंत राय, तीसरा है पंडित विनोद आनंद झा, चौथा है राजा पूरनमल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजा पूरनमल। तो देवघर में जो आपका बैजनाथ धाम मंदिर है उसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा कराया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब ये जो राजा पूरनमल था किस वंश का था? तो ये जो आपका गिद्धौर वंश का था। किसका? गिद्धौर। गिद्धौर राजवंश का राजा राजा पूरनमल के द्वारा देवघर का बैजनाथ धाम मंदिर बनाया गया है। अब बात करेंगे मंदिर के बारे में पहले, तो ये मंदिर जो है आपका भगवान शिव का मंदिर है। किसका? भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ पर प्रत्येक साल सावन के महीने में, किस महीने में? सावन के महीने में पूरे 1 महीने के लिए आपका क्या लगता है? श्रावणी मेला लगता है। और यह झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और खास बात की सभी यह एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और इस बैजनाथ धाम मंदिर के बारे में पुराणों में क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे अच्छा जगह है। अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना गया है। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि माता सती या माँ पार्वती का हृदय का जो है अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं पर किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब देवघर की बात किया जाए तो देवघर क्या है? झारखंड का एक जिला है। ठीक है। और यह बना है आपका 1983 ईस्वी में जिला। इतना तो आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से जाना जाता है? पहला है कुलेश्वरी मंदिर, दूसरा है टांगीनाथ धाम मंदिर, तीसरा है महामाया मंदिर, चौथा है वासुदेव राय मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव राय मंदिर। ठीक है। तो गुमला जिले के कोराम्बे में स्थित वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में सफेद संगमरमर से बने वासुदेव राय की मूर्ति की स्थापना राजा प्रताप कर्ण के द्वारा की गई है। ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में है। कहाँ है? गुमला जिला में। और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। बाकी के भी बारे में बताते हैं। टांगीनाथ मंदिर भी कहाँ है? तो ये भी आपका गुमला जिला में है। महामाया भी कहाँ है? तो ये भी आपका गुमला जिला में है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? पहला है 400 रुपये, दूसरा है 350 रुपया, तीसरा है 600 रुपया और चौथा है 250 रुपया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो इसका आंसर बताते हैं, थोड़ा सा फिर डिटेल में बताएंगे। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400 रुपया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का 1940वां में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये तिरपन, हाँ तिरपन लिखे ना, हाँ 53वां अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1940 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड के रामगढ़ राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड के रामगढ़ राज्य में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो ये भारत के क्या है? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और अबुल कलाम आज़ाद को ही 1916 से लेके 1919 ईस्वी तक क्या है? रांची में नज़रबंद रखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो इस समय महात्मा गांधी को टाना भगतों के द्वारा 400 रुपया का भेंट दिया गया था। इसलिए टाना भक्तों को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? अपना प्रिय अनुयायी कहा है। अब टाना भगत का जिक्र आया तो आपको बता दें कि टाना भगत आंदोलन जो है आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन किए थे? इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किए थे। कौन? जतरा भगत किए थे। ठीक है। अब जतरा भगत की बात आता है तो जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव के रहने वाले थे। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर रामगढ़ का जिक्र आया है तो इसके बारे में भी बताते हैं। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400। रामगढ़ जो है आपका 2007 में झारखंड का 24वां जिला बना है। और रामगढ़ क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्या है? सबसे छोटा जिला है। अगर आपसे पूछे कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब तथा किसने की थी, तो 1367 ईस्वी में कौन की थी? राजा बागदेव सिंह ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। कौन? राजा बागदेव सिंह। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 14 का है कि कहता है कि महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष का ननिहाल कहाँ था? पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा है गोड्डा, चौथा है कलकत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका देवघर। ठीक है, तो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष और वारिंद्र घोष का ननिहाल देवघर में था। इनके नाना राजनारायण वसुदेव देवघर के रहने वाले थे और वारिंद्र घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी देवघर में ही हुई थी, ये आपको याद रखना है। देवघर की बात की जाए तो देवघर जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है और देवघर में ही आपका क्या है, बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जहाँ पर सावन महीने में पूरे 1 महीने के लिए क्या लगता है, श्रावणी मेला लगता है। और ये जो है देवघर जो है, इसमें बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, यह है आपका क्या है, अंतिम संस्कार के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाला क्या है, मंदिर है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 करने से पहले आपको बता दें कि कोई कोई क्वेश्चन को रिपीट द रिपीट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ पढ़ाना नहीं, आप लोगों को याद भी कराना, और याद कराना ही नहीं, आपके नसों में शामिल कर देना है उत्तर को, ताकि जब आपका खून जब तक बहता रहे तब तक आपका क्वेश्चन भी याद रहे। ठीक है, हल्के में नहीं लेना, हम आपको ऐसे याद दिला भी देंगे। ठीक है, आप भरोसा करके केवल आप देखते रहिए। ठीक है, कैसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे याद हो जाएंगे जैसे लगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो भूल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक वैसे ही हो जाएगा। देखिए पहला नहीं 15 पहुँच गई ना। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि एसएन हलदर और ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये थोड़ा-सा नया टाइप का क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। पहला है 1915, दूसरा है 1920, तीसरा है 1928, चौथा है 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1920। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एसएन हलदर और ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये आपको याद रखना है। अब जमशेदपुर का जिक्र आया है तो जमशेदपुर जो है इसमें जो है 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में आपका टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था। इसीलिए आज उन्हीं के नाम पर उस शहर को जमशेदपुर शहर भी कहते हैं या टाटा नगर भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और जमशेदपुर जो है आपका कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला है दिव्या ज्योति श्रीनिवास पानुड़ी, दूसरा है नाग वंशावली बेनीराम महता, तीसरा है महाभारत वेद व्यास, चौथा है लंका कांड कंचन। यहाँ पर राइटर और उनके रचना को दिया गया है। 3 तो है बिल्कुल सही मिलाया गया है, एक जो है गलत है और जो गलत है उसको हम लोग को पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये तो सही होना चाहिए। महाभारत ये सही लग रहा है। अच्छा, ये गलत होगा। नहीं, नहीं सही है। अच्छा इसको महाभारत हम लोग बात कर रहे हैं किसका? ये नागपुरी वाला, ठीक है? नागपुरी यानी कि ये महाभारत यहाँ नागपुरी भाषा वाला बोल रहे हैं, तो इसको कौन लिखे हैं? तो कंचन यही लिखे हैं, ठीक है? वेद व्यास नहीं लिखे हैं, ठीक है? तो महाभारत को भी कौन लिखे हैं? कंचन लिखे हैं। और ये महाभारत आपका नागपुरी वाला बात हो रहा है। कौन वाला? नागपुरी भाषा वाला, हिंदी वाला नहीं, ठीक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है? लंका कांड और महाभारत दोनों नागपुरी वाला जो है किताब कंचन जी ने लिखे हैं और ये बाकी दोनों सही मिलान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? पहला है रानेन्द्र, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है एच.सी. राय और चौथा है लाको बोधरा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी रामदयाल मुंडा। तो रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? आदि धर्म। और रामदयाल मुंडा की एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है जे नाची से बाँची। क्या? जे नाची से बाँची, इन्हीं का एक प्रमुख रचना है। और जो अधिक पूछा जाता है वो क्या है आपका? आदि धर्म। आदि धर्म कौन लिखे हैं? रामदयाल मुंडा। और रामदयाल मुंडा के बारे में आपको बता दें तो ये हैं क्या है? झारखंड के महान शख्सियत हैं। इनका जन्म आपका कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपका बुंडू तमाड़ एरिया में हुआ था, यानी कि तमाड़ में हुआ था, ठीक है? और ये झारखंड से क्या है, राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे और ये अमेरिका में जाके अपनी पढ़ाई पूरी की थी। साथ ही अमेरिका के अनेक जो है विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया भी था और इन्हें
कला का क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2010 में, कब 2010 में आपका भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है। किसके? रामदयाल मुंडा के बारे में ये बात कही जा रही है। और इनके नाम पर आपका रांची के मोराबादी में एक पार्क भी है जिसका नाम क्या है? रामदयाल मुंडा पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सुबोध कुमार और दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है फुटबॉल, तीसरा है जूडो, चौथा है जिम्नास्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। सुबोध कुमार और दीपक मंडल का संबंध फुटबॉल खेल से है। सुबोध कुमार झारखंड रत्न से सम्मानित खिलाड़ी हैं और ये दोनों ही भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, जिसमें सुबोध कुमार क्या है? झारखंड रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, यानी कि बहुत ही महान व्यक्ति हैं, झारखंड रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस जिले में करजन ग्राउंड स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है दुमका, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। तो करजन ग्राउंड जो है आपका झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। अब हजारीबाग का थोड़ा सा हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हजारीबाग है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। ठीक है। और हजारीबाग में ही एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में क्या हो रहा है? सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि हजारीबाग में क्या है? झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। और इसका तापमान कितना है? तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ अगर आप नहाते हैं तो क्या है? आपका त्वचा संबंधी जो रोग दुख है वो ना समाप्त हो जाता है। और इस हजारीबाग जिला से और एक बात आपको याद रखना है कि बिरहोर जनजाति का सबसे अधिक जो है निवास कहाँ है? तो हजारीबाग जिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शल नृत्य कौन सा है? पहला है डोमकच, दूसरा है पाइका, तीसरा है फगुआ, चौथा है भिनसरिया। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका पाइका। देखिए, पाइका एक क्या है? ओजपूर्ण नृत्य है और यह क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है नर्तक जो है सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। कैसा? सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है। ठीक है। और ये ओजपूर्ण नृत्य होने के कारण और सैनिक वेश धारण करके नृत्य करने के कारण इसको मार्शल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, मार्शल नृत्य, यानी कि बहुत ही ये लोकप्रिय नृत्य है। अब बाकी के बारे में एगो बता देते हैं। किसके बारे में बता दें? डोमकच के बारे में बता देते हैं। तो डोमकच जो है विवाह से संबंधित एक लोक नृत्य है। ठीक है, डोमकच। ये सामान्यतः जो है जिसके लड़का के घर में होता क्या है कि बारात के दिन सभी पुरुष जो है चले जाते हैं बारात। विशेषकर ये सदानों में देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुष सभी कोई चले जाते हैं बारात, घर में रह जाती है महिलाएं। तो चूंकि रात को जगना है तो क्या करती है ये लोग? पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है और हल्का फुल्का मजाकिए लहजे में थोड़ा सा गाली गलौज के साथ गाना गाती है और सामूहिक रूप से नृत्य करती है। और इसमें पुरुषों का वहाँ जो है सम्मिलित होना अलाउ नहीं रहता है। यही क्या है? डोमकच है। असली ओरिजिनल वाला डोमकच कुछ ऐसा ही होता है। सामान्यतः आपको क्या याद रखना है कि शादी से संबंधित एक लोक नृत्य है जिसको डोमकच कहते हैं। कहीं कहीं पर यह भी देगा कि जिस घर में शादी होता है उस घर में 15 दिन पहले से जो किया जाने वाला नृत्य सब क्या है? डोमकच है। इतना भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से जो ज़्यादा जरूरी है उतना ही याद रखे तो चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकला नाजुक कला का एक रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? पहला है विवाहित पुरुष, दूसरा है विवाहित महिलाएं, तीसरा है अविवाहित पुरुष, चौथा है विधवाएं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है आपका एकदम वीवीआईपी है भाई, इसको एकदम नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाहित महिलाएं। ठीक है, यानी कि कोहबर और सोहराय कला मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इन कलाओं के लिए झारखंड को जीआई टैग भी मिला है। क्या मिला है? जिला जीआई टैग भी मिला है ये दोनों को, कोहबर और सोहराय कला को। ये भी महत्वपूर्ण है। अब दोनों कला के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। पहले कोहबर को बताते हैं। ठीक है, कोहबर को ही बताते हैं, बाकी तो छोड़िए। कोहबर जो है विशेषकर बिरहोर जनजाति द्वारा किया जाने वाला चित्रकारी। किसके द्वारा? बिरहोर जनजाति।
ठीक है। और कोहबर का कभी-कभी अर्थ पूछ देता है, तो कोह मतलब होता है गुफा, बर मतलब दूल्हा, यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा इसका अर्थ होता है। और बिरहोर जनजाति के जो घर है, उनके बाहर में दीवार में किए जाने वाले ये चित्रकारी है। अगर आप हजारीबाग कभी गए हैं या जाइएगा, तो बिरहोर जनजाति के जो घर है, उनके बाहर में ये चित्रकारी आपको आसानी से दिखाई देंगे। ये हो गया कोहबर। सोहराय जो है पशु पक्षी से संबंधित एक पेंटिंग है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाहित महिलाएं। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के कौन सा त्योहार फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है? पहला है करम, दूसरा है सरहुल, तीसरा है हेरो, चौथा है जोमनामा। इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर बी, सरहुल। सरहुल को क्या कहा जाता है? फूलों का त्योहार। अब सरहुल आता है तो इसके बारे में जब तक डिटेल में नहीं बताते हैं तो हमको काफ़ी खुजली खुजली सा महसूस होता है, तो हमको डिटेल में बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सरहुल क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का यह क्या है? सबसे बड़ा त्योहार है। और इस सरहुल के पूजा में किसकी पूजा की जाती है? तो की जाती है साल वृक्ष की पूजा। साल वृक्ष, जिसको हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं? सखुआ गछ, ठीक है, सखुआ। अब ये साल वृक्ष जो है क्या है? लकड़ी के रूप में काफ़ी मजबूत होता है, जिससे इसका फर्नीचर भी बनता है। और इसका आयुर्वेदिक रूप से इसका क्या है? फूल और फल भी प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही सरहुल ये जो साल वृक्ष है, इसका जो छोटा वाला है तना, उसको हम लोग दातुन के रूप में प्रयोग करते हैं, जिससे दांत काफ़ी मजबूत रहता है और पेट भी ठीक रहता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये सरहुल कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें, चैत माह के। कब? चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, ठीक है। और सरहुल को विभिन्न जनजातियों के द्वारा विभिन्न नामों से जाना जाता है। कोई बाहा कहता है, कोई बा परब कहता है, और विशेषकर उरांव जनजाति लोग तो क्या बोलता है? खद्दी, खद्दी बेचा के बरके, ठीक है, ऐसे कहता है। तो ये हो गया आपका सरहुल। थोड़ा-सा बता देते हैं, जोमनामा क्या है? ये नया अन्न ग्रहण करने से संबंधित त्योहार है। करम के बारे में बता दें कि सरहुल के बाद करम जो है झारखंड की जनजातियों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। और यह जनजातियों के साथ-साथ क्या है? सदानों में भी काफ़ी प्रचलित त्योहार है। और करम क्या है? भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है। क्या है? भाई-बहनों पर आधारित त्योहार है। ठीक है? इसमें करम की डाली की पूजा की जाती है। ठीक है? और आपको बता दें, यह आपका भादो माह के एकादश में मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को मनाया जाता है। यानी कि सावन तो खत्म होने वाला है, कल खत्म हो जाएगा, परसों भादो चढ़ेगा, तो भादो एकादश को करम त्योहार मनाया जाएगा। ठीक है? करम बेचागे बरके, ऐसे होगा। ठीक है? करम करम कह लेगे आयो, करम का दीना चलिए, यानी कि कमिंग सून है करम पर्व। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बीपी केसरी के अनुसार कौन सदान नहीं है? पहला है तेली, दूसरा है भूमिहार, तीसरा है तूरी, चौथा है भोक्ता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिहर। तो बीपी केसरी भूमिहरों को सदान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब आपके दिमाग में आता है, सर ये सदान क्या है? आदिवासी तो समझ गए, ठीक है, आदिवासी जानते हैं सर, लेकिन सदान क्या है? तो झारखंड में जो बहुत पहले से रहते आ रहे हैं, वे लोग क्या हैं? आदिवासी हैं। लेकिन जो बहुत पहले से रहते आ रहे हैं और आदिवासी नहीं है, तो वो क्या है? वो आपका क्या है? सदान है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि उरांव जनजाति के संदर्भ में धूमकुड़िया क्या है? पहला एक प्रकार का विवाह, दूसरा है पूजा पाठ का स्थान, तीसरा है एक प्रकार का युवा गृह, चौथा है शासन। युवा गृह के बारे में तो हम पहले बता चुके हैं, और आज क्वेश्चन आ गया तो फिर से बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवा गृह। धूमकुड़िया क्या है? उरांव जनजाति का युवा गृह है। युवा गृह यानी कि प्रशिक्षण गृह, यानी कि यहाँ पर जो है उरांव जनजाति के युवक और युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने धर्म कर्म से संबंधित या और भी कोई चीज़ जो जरूरी है, वैसे चीज़ों से संबंधित यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें जो है लड़कों के लिए अलग युवा गृह होता है और लड़कियों के लिए अलग। लड़कों के लिए जो युवा गृह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो खेड़पा। क्या बोलते हैं? जो खेड़पा। जो खेड़पा इसलिए याद रखना आसान है क्योंकि उरांव भाषा में लड़कों को जोक बोला जाता है, ठीक है। और लड़कियों के लिए जो युवा गृह होता है उसको पेल एड़पा कहते हैं, पेल एड़पा। पेल या पेलो कहते हैं हम लोग लड़कियों को कुड़ुक में, इसीलिए इसको पेल एड़पा कहते हैं। इस युवा गृह में जो है सामान्यतः 10-11 वर्ष के उम्र में सामान्यतः सरहुल के दिन में एंट्री मिलता है। कब? सरहुल के दिन में प्रत्येक 3 साल में यहाँ पर एंट्री होता है। और आपको बता दें कि जब एक बार एंट्री हो जाता है तो वहाँ का सदस्यता कब समाप्त होगा? जब तक लड़का या लड़की का शादी नहीं हो जाएगा, तब तक वहाँ का सदस्य बना रहेगा। जैसे ही शादी होगा, सदस्यता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो ये क्या है आपका?
ये झुमकुड़िया उरांव जनजाति का एक युवा गिरी है। अब उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बाकी है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और ऐसे भी वैकेंसी आ चुका है तो आप लोग को पढ़ना ही होगा। तो उरांव जनजाति क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की दूसरी बड़ी जनजाति। उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? कुड़ुक भाषा। और स्वयं को उरांव जनजाति के लोग कुड़ुक कहलाना पसंद भी करते हैं। और ये जो कुड़ुक भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा है कि सर उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का क्या नाम है? सरना है, चला पच्चो है? नहीं सर, उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता का नाम क्या है? धर्मेश है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाओं के द्वारा कौन सा पर्व मनाया जाता है? पहला है तीज, दूसरा है जितिया, तीसरा है करम, चौथा है पावस। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जितिया। जितिया पर्व के अवसर पर पुत्र की लंबी आयु की कामना उसकी माँ करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सभी महिलाएं जो है अपने बच्चों से बेहद प्रेम करती है और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जितिया का पर्व करती है। ठीक है, पीपल का जो पेड़ है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जितिया का पेड़ कहते हैं। इसी की पूजा की जाती है। ठीक है, करम में करम वृक्ष की पूजा की जाती है, सरूल में साल की, ठीक है, और जितिया में पीपल पेड़ की पूजा की जाती है। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी तो बता दिए हैं। तीज जो है किसके लिए किया जाता है? तीज किसके लिए किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपको बता चुके हैं करम। और पावस जो है आपका क्या है? वर्षा ऋतु में पुरुषों के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है पावस। ये आपको याद रखना है। तीज किसके लिए किया जाता है? कमेंट कर दीजिएगा। वैसे हमको पता है लेकिन कभी कभी क्लू भी छोड़ देंगे ना, ताकि आप लोग को देखेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है रघुवर दास, दूसरा है मधु कोड़ा, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। ठीक है, तो झारखंड जब गठन हुआ पहली बार, जब झारखंड राज्य बना, कब? 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तो किस पार्टी के थे? बीजेपी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो वर्तमान में क्या है? ये बीजेपी के ही नेता हैं। ठीक है, बीच में इन्होंने जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की थी। बाद में इनकी पार्टी जो है बीजेपी में शामिल हो गई। और बीजेपी में ये हैं क्या है? बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। ठीक है, क्या है? नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। बाबूलाल मरांडी का जो है आपका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है? राजधनवार। कहाँ है? राजधनवार है। और राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है। तो शिबू सोरेन के बारे में जिक्र आया है, ये प्रथम गैर भाजपा मुख्यमंत्री बने थे। तो शिबू सोरेन जिनकी मृत्यु आपका 4 अगस्त को हो गया। कब? 4 अगस्त 2025 को। अब इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म आपका हुआ था 1944 में। कब? 1944 में। तो लगभग 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ये झारखंड के महान शख्सियत हैं तो इनके बारे में बता देते हैं, क्योंकि इनसे भी संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो 1944 में रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में, रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही आपका 1973 में, कब? 1973 में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। और इन्हीं के पुत्र कौन? इन्हीं के पुत्र आपके हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन क्या है? वर्तमान में झारखंड का सीएम है। ठीक है, और किस राजनीतिक पार्टी से हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। तो शिबू सोरेन के बारे में क्वेश्चन 100% पूछेगा आपकी जो आगामी परीक्षा आने वाला है उसमें। तो शिबू सोरेन से संबंधित जितना भी नॉलेज आपके पास है वो आप लोग इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है? गुरुजी भी कहा जाता है। और इनका और एक उपनाम क्या है? दिसोम गुरु होता है नाम। ठीक है, दिसोम गुरु। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है रघुवर दास। रघुवर दास क्या है? झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री है। कौन? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। गैर आदिवासी मतलब क्या? तो झारखंड में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने थे सभी आदिवासी थे, लेकिन रघुवर दास प्रथम ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मधु कोड़ा। मधु कोड़ा भी कुछ कांड किए हैं क्या? कांड नहीं, मतलब कुछ रिकॉर्ड है क्या सर? हाँ, रिकॉर्ड है।
ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। क्या है? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? मधु कोड़ा साहेब। ठीक है? चलिए, सबके बारे में हो गया ना क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है जयपाल सिंह मुंडा पंप योजना, दूसरा है बिरसा मुंडा सिंचाई योजना, तीसरा है सिद्धू कृषक योजना, चौथा है तिलका मांझी पंप योजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा मालूम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलका मांझी पंप योजना। तो झारखंड सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तिलका मांझी पंप योजना की शुरुआत की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बच्चों को विद्यालय में लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? पहला है ऑपरेशन फ्लड, दूसरा है पल्स पोलियो अभियान, तीसरा है मिड डे मील, चौथा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिड डे मील। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में मिड डे मील की योजना चलाई गई थी। मिड डे मील मतलब दोपहर में बीच में लंच में जो खाना मिलता है ना, वो वाला योजना चलाया गया था। तो बीच में जो लंच में जो खाना मिलता है, अंडा-उंडा, खिचड़ी-उचड़ी बढ़िया पौष्टिक खाना मिलता है। अब वो खाना खाने के चक्कर में बच्चा कभी-कभी स्कूल आ जाता है। तो ये अच्छा पहल है, ठीक है? एक तो खाना भी मिल जाएगा, प्लस में उस खाना के बहाने से जो बच्चा स्कूल नहीं भी आना चाहता है, वो आ जाए। तो अच्छा योजना है, ठीक है? मिड डे मील। वैसे तो झारखंड में इसमें भी काफ़ी घोटाला हो जाता है, ठीक है? मिड डे मील का सारा अंडा शिक्षक लोग खा गया है, कहीं-कहीं सुनने में। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि किस नीति के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? पहला है आपका अंगनई, दूसरा है टुसु, तीसरा है जोमनामा, चौथा है सोहराय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहराय। सोहराय नृत्य का आयोजन पशुओं के लिए किया जाता है और इस नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या है? सोहराय। सोहराय जो है आपका दीपावली के दूसरे दिन यानी कार्तिक के दूसरे दिन मनाया जाता है और क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। ठीक है? और इसी त्योहार के समय क्या है? महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? सोहराय, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। अब अंगनई क्या है थोड़ा-सा बताते हैं ना। अंगनई के बारे में। अंगनई एक धार्मिक नृत्य है, ठीक है? जिसके महिलाएँ जो है आंगन में इसको करती हैं, इसीलिए ये क्या कहा जाता है? इसका नाम ही अंगनई है और ये क्या है? महिला प्रधान नृत्य है अंगनई, ये आपको याद रखना है। जोमनामा, जोमनामा नृत्य जो है नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है। अब टुसु के बारे में बता ही देते हैं। तो टुसु जो है आपका मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, ठीक है? ये टुसु नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है और टुसु नामक कन्या आपका कुर्मी समुदाय से थी, इसलिए कुर्मी समुदाय में यह त्योहार ज़्यादा प्रचलित है। विशेषकर कुर्मी जो समुदाय जो है आपका पंच परगनिया एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पंच परगनिया एरिया जैसे हो गया बुंडू तमाड़ है, इस एरिया में जो है आपका टुसु पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, टुसु नाम के एक कन्या की याद में। ठीक है? और ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस दिन करती क्या है कि कुंवारी लड़कियाँ जो है आपका लकड़ी या बाँस का जो एक होता है फ्रेम टाइप का, उसको सजा के जो है जुलूस के तौर पर निकालती है और शाम-शाम होते ही क्या है उसको पहाड़ी नदी या कोई नदी तालाब में उसको विसर्जन कर देती है। ठीक? ये है आपका टुसु पर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि भैंस के सींग से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया जाता है? पहला है ढोल, दूसरा है मदन भेरी, तीसरा है सींगा, चौथा है ढाक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सींगा। सींगा का निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। इसका प्रयोग छौ नृत्य के समय तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है और सींगा क्या है? एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर मतलब क्या होता है? मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशीर कहते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तंतु वाद्य यंत्र किसको कहते हैं? जिसको तार के माध्यम से या तार के से बजाया जाता है उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे आपका वीणा, वायलिन ये सब क्या हो गया? तंतु वाद्य यंत्र। और ये मुँह से फूँकने वाला सुशीर और आपका बाँसुरी, मुरली ये भी आपका हो जाएगा सुशीर हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ये जो था आपके लिए सुपर क्लास था। ठीक है? आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था। और इस क्लास को लाने के लिए हम बहुत जल्दी स्पीड में लगातार बिना साँस लिए, बिना पानी पिए पेश किए हैं, तो काफ़ी जल्दी समय में हो गया था हो गया। लेकिन इस क्लास को लाने के लिए और मेहनत जो लगा है 4-5 घंटा, उसी का परिणाम है कि इतना ताबड़तोड़ और
निधड़ले से बोल पाते हैं या एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, ठीक है। और कहीं कुछ गड़बड़ बुझाता है तो कमेंट भी कीजिए, और उपयोगी बुझाता है तो क्या कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल, भाई बहन, छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन, सबको क्या कीजिए, शेयर क्लास कीजिए, ठीक है। जितना ज्ञान को बांटिएगा उतना ज्ञान बढ़ने वाला है, ठीक है। ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और कुछ कहें? हाँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, जिसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। 93 34 40 05 26, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। चलिए।